पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग को रेड फॉरेस्ट के अंदर एक बॉक्स मिलता है और जब कैंग उस बॉक्स को खुलवाने के लिए अपराइजर के पास लेके जाता है तो उसे पता चलता है कि उस बॉक्स के अंदर एक कटा हुआ हाथ है। तो उस अपराइजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये क्या चीज है, लेकिन तभी कैंग के सामने उसकी सिस्टम स्क्रीन वापस से प्रॉब्लम दिखाने लगती है जैसा कि उसने पहले क्रॉसबो के टाइम दिखाई होती है। तो कैंग अपनी स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए सोचने लगता है ये तो वैसा ही होता जा रहा है जैसा मेरा प्रिया क्रॉसबो के साथ हुआ था। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैंग अपनी सिस्टम स्क्रीन को समझने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है, लेकिन इस बार मैं इस बॉक्स के अंदर के सामान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देख पा रहा हूँ। आखिरकार इस बॉक्स के अंदर है क्या चीज। तभी वो अपराइजर कहने लगते हैं ये मुझे देखने में कोई रैलिक लग रहा है। ये सुनकर कैंग भी थोड़ा चौंक जाता है और उस अपराइजर की बातों पर ध्यान देने लगता है और फिर उस अपराइजर से पूछता है क्या रैलिक। तो अपराइजर बताने लगती है मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कोई जानकारी तो नहीं है क्योंकि मैं एक प्रीस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस रैलिक का नाम विजमेल लेफ्ट हैंड है और मैं तुम्हें कंफर्म बता सकती हूँ कि इस रैलिक के अंदर डिवाइन्स पावर है और डिवाइन पावर की वजह से ये रैलिक बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। और फिर खांसते हुए कहने लगती है आज के टाइम में रैलिक्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है क्योंकि इसके बीच में चर्च बहुत ज़्यादा दखल देता है, इसलिए ऐसे रैलिक देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। इसलिए अगर तुम चाहो तो हम इसे बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर खरीद सकते हैं। लेकिन कैंग उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता और अपने मन में ही सोच रहा होता है अगर ये रैलिक इतना ज़्यादा कीमती और पावरफुल है फिर इसे रेड फॉरेस्ट के अंदर किसने फेंका होगा, क्योंकि रैलिक्स तो नॉर्मली किसी चर्च या फिर रूइंस के अंदर पाए जाते हैं और रेड फॉरेस्ट ना तो किसी चर्च के इन्फ्लुएंस में है और ना ही किसी रूइन के पास है, इसलिए वहाँ पे इस रैलिक का होना तो नामुमकिन जैसी बात है। और अगर ये सिचुएशन सेम प्रिया क्रॉसबो की जैसी सिचुएशन है तो मुझे इस रिवार्ड को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फिर ये कहते हुए कैंग जल्दी से अपनी सिस्टम स्क्रीन में उसके रिवार्ड को एक्सेप्ट करता है जिसकी वजह से वो विजमेल लेफ्ट हैंड कैंग से बाउंड हो जाता है और उसके बाउंड होते ही कैंग को एक नई स्किल भी मिलती है विजमेल लेफ्ट हैंड। और ये पावर जब भी एक्टिव होगी तो तुम विजमेल हैंड को समन और डिसमन कर सकते हो और इसके साथ साथ विजमेल हैंड की जितनी भी पावर होगी वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड के अंदर इन्फ्यूज कर दी जाएगी। उस हैंड के साथ साथ कैंग को उसका स्पिनिंग सिस्टम भी मिल जाता है और उसके साथ उसे 5 फ्री स्पिन टिकट भी मिलती हैं। तो कैंग उन स्पिन टिकट को देखने लगता है और सोचने लगता है क्या इसके साथ स्किल्स भी आने वाली हैं। और फिर जल्दी से एक स्पिन टिकट को अपने हाथ में लेते हुए उस टिकट को यूज करने लगता है और कहने लगता है मुझे इसे जल्दी से यूज कर देखना चाहिए कि आखिरकार इसके अंदर क्या मिलने वाला है। और कैंग जल्दी से उन टिकट्स को यूज करने लगता है जिसकी वजह से तुरंत ही वहाँ पे स्पिनिंग व्हील घूमने लगता है और कुछ ही देर के अंदर उसके स्पिन विनिंग रिजल्ट आने लगते हैं जिसमें उसके स्टैट्स बढ़ रहे होते हैं और 5वें स्पिनिंग व्हील के रिजल्ट में उसे एक नई स्किल एक्वायर्ड होती है बोन ऑफ अर्थ। तो कैंग अपनी उस बोन ऑफ अर्थ स्किल को चेक करने लगता है और सोचने लगता है बोन ऑफ अर्थ ये पक्का ही कोई ना कोई ऑफेंसिव स्किल होनी चाहिए। और कैंग उस स्किल को देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या सच में मुझे ये स्किल मिली है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एडवेंचरर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्रांच मैनेजर कैंग से कह रहा होता है क्या तुम अपनी एडवेंचरर एसोसिएशन को यूज करना चाहते हो और वो भी। और तभी कैंग कहने लगता है हाँ मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ, मैं इसे पर्सनल ट्रीटमेंट सेंटर के तौर पर यूज करना चाहता हूँ। तो ब्रांच मैनेजर कैंग से पूछने लगता है मैं नहीं जानता था कि तुम एक हीलर भी हो। तो कैंग एक कूल लुक देते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, आखिरकार मैं उन थंडरबर्ड के साथ लड़ाई करने के बाद भी बिना स्क्रैच के यहाँ पर कैसे आ पाया। इतना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए क्योंकि मैंने अपने आप को ही हील कर लिया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सही खड़ा हुआ हूँ। तो ब्रांच मैनेजर कैंग से पूछने लगता है अगर तुम हीलर हो तो क्या तुम्हारे पास कोई हीलर बैज है। तो कैंग उसे बताने लगता है नहीं मेरे पास कोई भी हीलर बैज नहीं है।
लेकिन मैं यहाँ पर ब्रांच मैनेजर के टेम्परेरी राइट्स को यूज करना चाहूँगा और लोगों को हील करना पसंद करूँगा। तो ये सुनकर वो ब्रांच मैनेजर भी थोड़े नर्वस हो जाता है और कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर पेशेंट्स को हील ऐसे ही करने नहीं दे सकता। पर तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, ये एक हीलर है और हम देखते हैं कि जिसकी हेल्प पहले कैंग ने की थी वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है और वो कहने लगती है इसने मेरे पार्टी मेंबर को हील किया था जिसकी वजह से अभी वो पूरी तरह से सही है, इसलिए मैं इसकी गारंटी देती हूँ। उसकी बात सुनकर ब्रांच मैनेजर कैंग से कहने लगता है क्या तुमने सच में इसकी हेल्प की है? तो कैंग भी ब्रांच मैनेजर से कहने लगता है अब तो यहाँ पर विटनेस भी है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और अगर तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते हो तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर खड़े हुए लोगों से कैंग पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा सेवियर वुंड हुआ हो, और अगर ऐसा कोई है तो वो सामने आ सकता है, मैं उसे फ्री में ही ठीक कर दूंगा, तुम्हें कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वहाँ पे खड़े हुए लोग आपस में खुसफुस करने लगते हैं क्या हम इस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या सच में ये एक हीलर है या फिर ये हमारे साथ मजाक कर रहा है? क्योंकि इसके पास तो कोई हीलर बैज भी नहीं है। अगर ये हीलर होता तो इसके पास पक्का ही एक हीलर बैज तो होता ही। लेकिन तभी वहाँ भीड़ में से एक आदमी बाहर निकलते हुए कैंग से कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे हील करो, मैं यहाँ पर एसोसिएशन के अंदर ही काम करता हूँ। तो कैंग उसे देखते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, तुम आगे आ सकते हो। और फिर कैंग उसके हाथ पर बंधी हुई पट्टियों को खोलकर चेक करने लगता है और फिर उसके हाथ को देखते हुए कहने लगता है तेरा तो पूरा का पूरा हाथ ही क्रश हो चुका है, तेरे हाथ में तो हड्डियों का चूरा ही बन गया है। आखिरकार तेरा हाथ ऐसे क्रश हुए कितना टाइम बीत चुका है? तो वो बताने लगता है मेरा ऐसा हाथ टूटे हुए 2 दिन हो चुके हैं और यहाँ पे कोई भी हीलर नहीं है जो मेरे हाथ को फिक्स कर सके, इसीलिए मुझे यहाँ से फायर भी किया जा सकता है। तो उसकी बात ब्रांच मैनेजर सुन लेती है और उसकी ओर देखने लगती है। तो वो थोड़ा घबराता हुआ कहने लगता है नहीं, मेरा मतलब ये था कि मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। पर ब्रांच मैनेजर उसे देखते हुए अपने मन में ही सोचने लगती है बोन फ्रैक्चर, ये एक ऐसी इंजरी है जिसे हीलर भी ठीक करने से कतराते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे शरीर की हड्डी किसी जगह से टूट गई है तो उसे आराम से एक हीलर फिक्स कर सकता है, लेकिन जब तुम्हारे सारी हड्डियों का कचूमर बन गया हो तो उसे ठीक करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए कोई भी हीलर उस पर ध्यान नहीं देता। पर तभी कैंग कहने लगता है इस पेशेंट्स की सारी बोन सामने एक्सपोज हो चुकी हैं और ज़्यादातर हड्डियाँ इसकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो ब्रांच मैनेजर कैंग की बात सुनते हुए सोचने लगता है हाँ, ये सब कुछ तो हमें पता ही है कि इसकी रिकवरी की अब कोई भी होप नहीं है और अब इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता। पर तभी कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है सच में ये तो एक परफेक्ट केस है मुझे अपनी हीलिंग स्किल को प्रूव करने के लिए। कैंग की ऐसी बात सुनकर ब्रांच मैनेजर भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है आखिरकार ये कैसी बात कर रहा है, जिस चीज़ का कोई इलाज ही नहीं है वो उसे कैसे ठीक कर सकता है। और फिर वो कैंग से पूछने लगता है क्या तुम इसके लिए कोई नकली हाथ बनाने वाले हो? तो कैंग अपनी जेब के अंदर हाथ डालते हुए कुछ चीजें निकालने लगता है और कहने लगता है नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी जेब के अंदर से कुछ मिट्टी को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो पेशेंट भी थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है। और कैंग उस मिट्टी को अपने हाथ पर डालते हुए कहने लगता है मैं इन हड्डियों को इस चीज से ठीक करने वाला हूँ, इसीलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आसपास में खड़े हुए लोग कैंग को ऐसा करते हुए देखकर आपस में बातें करने लगते हैं क्या मिट्टी, आखिरकार ये मिट्टी से कैसे ठीक करने वाला है। और इधर हम पहले वाली उस लड़की को देखते हैं जिसकी हेल्प पहले कैंग ने की थी। वो सोच रही होती है क्या मैंने इसे सपोर्ट कर कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर दी है, क्या मैं इसके चक्कर में कहीं फंस तो नहीं जाऊंगी। पर कैंग जल्दी से अपने हाथ के ऊपर उस हाथ की स्किल को यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो मिट्टी अपने आप उसके हाथ से उठने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो मिट्टी हड्डियों में बदलकर सीधे उस पेशेंट से जुड़ने लगती है, जो कि देखने में भी बहुत ज्यादा कमाल का लग रहा होता है। और वो सीन देखकर वहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं, जो कि आपस में बातें करने लगते हैं ये तो मिट्टी को हड्डियों में बदल रहा है, क्या ये कोई नेक्रोमैंसर है। इधर कैंग भी सोच रहा होता है यहाँ एज्यूल के अंदर बहुत ही कम ऐसी स्किल है जिनकी मदद से बोन्स को बनाया जा सकता है।
और उन स्किल्स की मदद से बनाई हुई बोन्स आराम से टूट जाती हैं और करप्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी कामयाब नहीं होती। लेकिन और फिर हम देखते हैं कि कैंग को जो नई स्किल मिली हुई होती है वो बोन ऑफ द अर्थ होती है, जिसकी वजह से वो डर्ट को कंज्यूम कर नई बोन्स को क्रिएट कर सकता है। और जितनी बड़ी वो बोन होगी उसे बनाने के लिए कैंग को उतनी ही ज्यादा मिट्टी को कंज्यूम करना होगा। फिर हम देखते हैं कि कैंग बड़े ही ध्यान से उन हड्डियों को बना रहा होता है और पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ हड्डियां बनाने में ही लगा रहा होता है। और ये सब कुछ करते हुए कैंग के हाथ पर उस रैली के प्रिंट भी दिखाई दे रहे होते हैं। तो कैंग अपने मन में ही सोच रहा होता है, लेकिन मेरी इसके लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और फिर कैंग उसकी हड्डियों के बारे में सोचने लगता है। एक मर्द के राइट हैंड में 8 बड़ी हड्डियां, 5 छोटी हड्डियां और 14 फिंगर की हड्डियां होती हैं, जो कि मैं आराम से बना सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से अपनी जेब के अंदर से एक माना पोशन को बाहर निकालता है, जिसे देखकर वो पेशेंट भी कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिरकार अभी ये क्या चीज है। लेकिन कैंग उस माना पोशन को बाहर स्प्रे करने लगता है और फिर अपनी फ्लैश ऑफ इल्यूजन स्किल को यूज करने लगता है, जिसकी मदद से आराम से उस पेशेंट की हड्डियों के ऊपर वापस से मांस चढ़ने लगता है। और कैंग उसे देखते हुए सोचने लगता है, मैं इस स्किल की मदद से आराम से इसके ऊपर मांस, खून के लिए नलियां और स्किन को आराम से क्रिएट कर सकता हूँ, जिसकी मदद से आराम से ठीक हो जाएगा। फिर कैंग जल्दी से अपनी सुई को बाहर निकालता है और उस चीज को छिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से करके उसके हाथ को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो पेशेंट भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहा होता है, क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह से नया हो गया होता है और वो उसे हिला कर चेक कर रहा होता है। और फिर वो अपने हाथ को और लोगों को भी दिखा रहा होता है और कह रहा होता है, देखो मेरा हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया है, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये कभी ठीक हो पाएगा। उस हाथ को पूरी तरह से ठीक देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए होते हैं और वो चिल्लाकर कैंग की बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगते हैं और सभी लोग कहने लगते हैं, मैम मुझे भी ठीक करो प्लीज़, मुझे भी ट्रीट कर दो। ऐसा कहते हुए सारे लोग कैंग के पास जाने लगते हैं। तो कैंग जल्दी से ब्रांच मैनेजर से पूछने लगता है, तो मिस्टर ब्रांच मैनेजर, क्या मैं इन लोगों का इलाज कर सकता हूँ? तो उसकी बात सुनकर वो ब्रांच मैनेजर भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है, अब मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं बची है और अब मना करने का कोई भी पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस चीज को करने की आज्ञा देता हूँ। तो कैंग उसकी बात को सुनते हुए अपने मन में ही सोचने लगता है, सच में ये आइडिया मेरा काम कर गया, जिसकी वजह से ये मेरे बात को आराम से मान लिया है और अब मैं अपना काम बड़े ही आराम से कर सकता हूँ। और फिर कैंग उन सभी लोगों को कहने लगता है, सभी लोग एक सिंगल लाइन के अंदर खड़े हो जाएं और सोचने लगता है, इन लोगों की मदद से मैं आराम से बहुत सारे पॉइंट कमा सकता हूँ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग बहुत ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और सोच रहा होता है, सच में ये तो मेरी इमेजिन से भी ज्यादा थका देने वाला काम था, लेकिन मैंने बहुत सारे पॉइंट कमाए हैं। और फिर हम देखते हैं कि कैंग ने 10,562 पॉइंट कमा लिए होते हैं लोगों को हील करके। तभी वहां पर किम हंसते हुए आने लगता है और कैंग से पूछने लगता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने मेरे सोने के बाद सच में बहुत ज्यादा क्रेजी स्टफ किया है। तो कैंग भी उसकी बात को सही बताते हुए कहने लगता है, हाँ सच में वो बहुत ज्यादा क्रेजी था। तो ये सुनकर किम कैंग से कहने लगता है, ग्रेट, और तुमने एक अचीवमेंट को भी कंप्लीट कर लिया है, विजुअल्स लेफ्ट हैंड, आखिरकार ये क्या चीज है? तो कैंग उबासी लेते हुए कहने लगता है, मिस्टर किम तुम इन सब बातों को छोड़ो, लेकिन आज हम कहीं पर जाने वाले हैं। तो किम कैंग से पूछने लगता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो कैंग उससे बताने लगता है, तुम्हें जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बार तो हमारे साथ गाइड भी है जो हमें वहाँ ले जाएगी। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।